गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 124 है। सिलेबस हो गया था, रिवीजन भी कर लिया था, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। तो आज ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 19 है। मॉक टेस्ट का लेवल अपना आज के का अच्छा रहेगा, तो इसे ध्यान से देखें। जो भी नई बातें आपको सीखने को मिल रही हैं वो अपने पुराने नोट्स के अंदर शामिल करते जाएं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वास्तु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस की PDF क्लासेस के लिंक मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है, यहाँ आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से देखना क्या कहा इसने। आपका काम इतना सही होता है इन मॉक टेस्ट के अंदर, आपने सिलेबस कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे डील करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर किसी सवाल के अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम उसे सीधे एग्जाम अप्रोच से कर दें। अगर किसी सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट है तो उसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करें। और आपका काम है जैसे ही स्क्रीन पर आप सवाल देखते हैं तुरंत के तुरंत उसकी लैंग्वेज को रीड करें, नोटबुक पेन अपने साथ रखें, जिससे क्या है साथ में आप उसे अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं। क्या कहा भाई, x बराबर a/b प्लस b/a, y की वैल्यू b/c प्लस c/b, z की वैल्यू c/a प्लस a/c, एक्स वाई जेड मतलब तीनों का मल्टीप्लाई माइनस फिर x² माइनस y² माइनस z²। अगर हम सीधे सीधे वैल्यू रखें इसकी x, y और z की तो आपको पता चल रहा होगा काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव जाएगा। ऑप्शंस एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, तो बेटर क्या रहेगा, बेटर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैल्यू पुट से एकदम आसानी से हो जाएगा। कैसे भाई, a बराबर b बराबर c रख लो, रख लिया। x की वैल्यू क्या आई बताना जरा, x की वैल्यू a/b 1 बन गया और b/a भी 1 बन गया, तो x की वैल्यू 2 बन गई। ऐसे ही ऑब्जर्व करोगे तो y की वैल्यू भी इसके बराबर आएगी और z की वैल्यू भी इसके बराबर आएगी। साफ साफ दिख रहा है ना, a बराबर b बराबर c, तो a अपॉन में b की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। ऐसे ही b/a, ऐसे ही b/c, c/b, c/a फिर a/c लिखा। x y z करोगे x इंटू वाई इंटू जेड, 2 का क्यूब कितना भाई 8 आ गया। फिर देखना 2 का स्क्वायर x² माइनस y² माइनस z², -4 -4 -4 माइनस का कितना भाई 12। सोल्व करोगे तो रिजल्ट कितना देगा ये -4। बस इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप वैल्यू सही पुट कर दे जाते हैं तो ये सवाल आपका वर्बली हो जाता है। इस सवाल में आपको कुछ भी लिखने की नीड नहीं थी। एक बार प्रयास करके देखें कि बिना पेन टच किए आप इसे डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगला सवाल देखना भाई, क्या कहा इसने आपसे कि 3 नंबर्स हैं, उनका सम आपको दे रखा है। 3 संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। सीधे सीधे हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं एग्जाम अप्रोच की। रीजन, रेशियो जब हमने चैप्टर पढ़ा था हर एक बात को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, तो एक आपको आदत डेवलप करनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखना। अब देखो पहली और दूसरी का और दूसरी और तीसरी का मीडिएटर कौन है भाई, सेकंड नंबर आपका। सेकंड नंबर पहले में कितना है 3, दूसरे में 4 है, तो इसका मतलब दूसरे का मीडिएटर पहले से गुणा होगा 8 बनेगा, मीडिएटर मीडिएटर गुणा होगा 12 बनेगा और 3 गुणा 5 15 बनेगा। अच्छे से इस पर हमने काम किया था, कई सारे सवाल करवाए थे। रीजन इसके पीछे यही दिया था मैंने कि एग्जाम के अंदर मेनली जो रेशियो के सवाल होते हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल होते हैं, उसके अंदर वो 3 लोगों को इन्वॉल्व करके मैक्सिमम सवाल पूछता है। तो आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर चित्रकारी ना करें। सीधे सीधे दिख रहा था 8 12 15 रेशियो लिख लिया। अब क्या करना है देखना, तीनों का सम 12 और 8 20 और 15 35, तीनों का सम कितना हो गया भाई 35। 35 ना होकर के एक्चुअल में कितना है 280, गुणा करना पड़ेगा। 35 को देखो 2 से करते हो तो कितना आता है 70, और उस 70 को अगर हम लोग 4 से गुणा कर दे तो कितना आ जाता है 280।
तो इसका मतलब 35 को आपने 2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 से किया। चलो भाई, सेकंड नंबर पूछ रहा है, 8 से ही इसको भी कर दोगे, 12 गुणा 8 96, 96 क्या हो गया हमारा यहाँ से रिजल्ट कहा जा सकता है। तो काम की बात क्या थी, काम की बात बस इतनी सी थी, ये वाला पार्ट 8 से गुणा किया, 12 गुणा 8 96, इतना सा लिखा। कम लिखने की आदत डाल लो, उससे फायदा क्या होगा, सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये करता कि फर्स्ट रेशियो सेकंड, फिर देखता सेकंड रेशियो में थर्ड, उसके बाद मैं काम करता 2 रेशियो में 3, 4 रेशियो में 5। एक बात बताओ, ये सारा का सारा अनवांटेड काम है। फिर बच्चा क्या करता है, आगे और भी चित्रकारी करता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये रेशियो होगा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जितना पार्ट आपने लिखा इसमें आपने 20 से 25 सेकंड तो चित्रकारी में ही लगा दिए, जबकि शुरुआत आपकी क्या होनी चाहिए थी, वहां से। तो असल में खेल किसका है, नॉलेज के साथ साथ। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको नॉलेज है, 10वीं तक का मैथ्स पूछा जाता है, ठीक ठाक 3-4 महीने मेहनत कर लोगे, नॉलेज आ जाएगा। खेल है नॉलेज के बाद स्पीड का, जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो एग्जाम के अंदर अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा, कम लिखने की आदत है, उसके पास जरूर टाइम बचेगा तो उन डिफिकल्ट सवालों के साथ भी डील कर देगा। और अगर डिटेल में लिखने की आदत है तो पेपर मॉडरेट भी आ जाएगा तो भी पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को एक एक करके सीखने का प्रयास करें। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही है, लगातार अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपने खुद में इंप्रूवमेंट भी फील किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो यहाँ पर, और जल्दी हम लोग IB और SSC CGL के लिए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 876 फिर आपको दिया P 37 एंड Q। क्या कहा, 7 अंकों की एक संख्या है, 225 के द्वारा पूर्णतया विभाजित है, तब P और Q के मान क्या होंगे। देखो 225 का डिवीजन करना है, 225 नंबर देखते हैं तो कुछ छोटा मोटा विचार आता है, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15, इसका डिवीजन करना है। 15 को भी मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, 15 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा भाई 25 इंटू में 9, तो मैंने इसको लिख लिया 9 इंटू में 25। फायदा क्या हुआ कि ये नंबर 25 से भी डिविजिबल होना चाहिए और ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 25 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना है, सिंपल सी बात है। देखो 25 की टेबल बोलोगे तो लास्ट में 25 आया, फिर 50 आया, फिर 75 आया, फिर 100 की वजह से 2 जीरो, फिर अगेन 125 की वजह से 25, 150 की वजह से 50, 175 की वजह से 75, 200 की वजह से डबल जीरो। तो लास्ट में या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या डबल जीरो हो। क्या बन सकता है भाई, यहाँ पर सीधी सी बात है, आप लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये तो हो गई किसकी, क्यू की। इसका समाधान हो गया। 9 का भी कर लेते हैं। 9 के अंदर क्या करना था, सबको जोड़ो और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 7 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 और 10 आपका 31 और 5 36, 36 प्लस क्या बन गया आपके पास P। इसमें 9 का डिवीजन आपको करना है। देखो 36 में तो 9 का चला ही जाएगा, P में 9 का डिवीजन कब जाएगा, या तो P की वैल्यू 0 हो या P की वैल्यू आपकी 9 हो, दोनों ही संभव है। चलो ऑप्शन पर आते हैं। Q की वैल्यू आपकी 5 होगी तो ऑप्शन A और ऑप्शन B गलत हो गए। रीजन उनमें Q की वैल्यू 0 0 दे रखी है। C और D में से आपकी वैल्यू करेक्ट होगी। D में 1 दे रखा है, P की वैल्यू जो संभव नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन C आपका करेक्ट यहां से हो गया। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी का सवाल। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 4 नंबर को स्टार कर लो थोड़ा सा, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक सवाल है। इसने क्या कहा कि 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। मतलब 100 से 400 के बीच आपको नेचुरल नंबर का सम आप बताना है जो कि 13 से डिविजिबल है। 13 की आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो टेबल आई, जैसे 100 में डिवीजन करोगे तो 13 7 91, 13 इंटू 7 क्या होता है 91। इसके बाद 13 इंटू में 8 की अगर हम लोग बात करें
तो अगला नंबर आएगा 13 गुना में 8। तो मैं 13 कॉमन ले लेता हूं, मेरा पहला नंबर बना 13 इंटू में 8, क्या होगा 13 8 104। फिर 13 इंटू में 9 करोगे तो 117, 13 इंटू में 10 करोगे तो 130। इसका मतलब ये मामला आपका पकड़ में आ गया कि एक्चुअल में आपको 104 117 130 इनको ऐड करना था। कहां तक करना था भाई? 400 में 13 का डिवीजन करके देखो कितनी बार जाता है। 13 का डिवीजन किया आपने, 40 के अंदर 3 बार चला गया, एक बचा, 0 उतार लिया, उसमें जा नहीं रहा है। तो क्या पता चला? डिवीजन 30 बार जा रहा है। 30 का मतलब क्या है? वो नंबर 13 गुना में 30 कितना हो गया भाई? 390। और 390 में जैसे ही आप 13 ऐड करेंगे नंबर अपना 400 से क्रॉस हो जाएगा। तो सारा खेल किसका था? इसका एडिशन करने का। अब देखो, जो चीजें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ी हैं उन पर आपकी ठीक कमांड है। इस पैटर्न को कैसे सोल्व करते थे उसके अंदर? उसमें यह था कि फॉर्मूला तो होता है नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन वो अप्लाई कहां से होता है? 1 से। कि अगर आपको दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहीं तक भी, तब अप्लाई करोगे। तो इसमें हमने क्या सीखा था उस बात को मैं सीधे लिख देता हूं। इसको ऐसा लिख लो ब्रैकेट को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 30 तक 30 संख्याएं हो गई। सम क्या होगा? 30 गुणा में 31 बटा में 2। लेकिन आपको तो 8 से चाहिए था, तो क्या करें? 1 से लेकर 7 तक जो संख्याएं थी उनको लेस कर देते। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 तक है, सम करोगे तो क्या आएगा? 7 इंटू में 8 डिवाइड बाई 2 लिखा जा सकता है। चलो इस पार्ट को सोल्व करते हैं। ये आपका आ गया 15 और ये आपका आ गया 4। 13 इंटू में 15, 15 15 3 45 और 1 46 माइनस 4 7 4 28। 13 गुणा में 8 15 में से लेस हो जाएगा, 7 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, 437। 7 गुणा 3 21, यूनिट डिजिट तो एक आएगा लेकिन 2 ऑप्शन में है। चलो 13 7 91, 13 3 39 में 9 जोड़ा 48, 8। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। आगे कैलकुलेशन की नीड नहीं थी, लास्ट के 2 डिजिट आपको मिले सिर्फ एक ही जगह। सोल्व करना चाहते हो पूरा का पूरा, 13 7 91, 13 3 39, 9 48, 13 4 52 और 4 आपका 56। ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये इनकी अप्रोच होती है। और ज़्यादा डिटेल में मेरे ख्याल से इसको करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। और जहाँ कहीं भी, जैसे पिछली क्लास में एंगल बाइसेक्टर आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि रेलवे में कोई सिंगल सवाल देखने को नहीं मिला, तो उसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, आपको होमवर्क भी दिया था। तो जिन चीज़ों को पढ़ाया जा चुका है मेरे ख्याल से उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की नीड है भी नहीं। अगले सवाल को देखना। ए की आय, ए की जो इनकम है वो बी से 60% कम है, और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पास दो लोग हैं, एक ए है और एक आपके पास बी है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। ठीक है, ए की इनकम बी से 60% कम है, तो बी की इनकम 5 मान ली, उसका 3/5 करोगे तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 3 कम करनी है, 60 तो कम करनी है ना, तो 5 में से 3 चला गया 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। किसके बेसिस पर? 2 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। कितना आ जाएगा भाई? 150%। ये भी वही आसान सा सवाल होता है, सीधे सीधे 2 3 लिखते। 3/2 की वैल्यू आपको भी पता है 150% होगी, क्योंकि 1/2 क्या होता है? 50%, और इसका 3 टाइम्स कर दिया है। देखना क्या कहा, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब कोई आर्टिकल है, उसकी कोई कॉस्ट प्राइस है, मान लो वो उसके ऊपर लिखी होगी कॉस्ट प्राइस। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो हमेशा ही थोड़ा ना ये सीन होता है कि MRP लिखी होती है, उस पर डिस्काउंट ही मिलता है। नहीं, कुछ चीज़ें 20 रुपये MRP लिखी होती है, आपके लिए वही 20 रुपये उसकी कॉस्ट हो जाती है। ठीक, तो इसको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लेकर नहीं चलना, सर इसने मार्क प्राइस की बात क्यों नहीं की, ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, आर्टिकल है, उनके ऊपर कोई कीमत लिखी हुई है, पहले पर 15% की छूट देता है और दूसरे पर 25% की छूट देता है।
फिर जो सेलिंग प्राइस निकल के आती है वो दोनों की इक्वल है। तो यहां से हम लोग कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। दोनों के क्रय मूल्य का योग 640 है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना, एक छोटा सा स्टार। रीजन क्या है, यहाँ एक एरर हो जाती है। कैसे, देखो, पहले आर्टिकल की कीमत मैंने मान ली ₹1, 15% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा, 85% में। दूसरे आर्टिकल की मैंने कीमत मान ली ₹20, 25% का डिस्काउंट है तो बी के 75% पर बेचेगा। दोनों सेलिंग प्राइस निकली, इक्वल लिख दिया, परसेंटेज खत्म हो ही जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 17 आ जाएगा, 5 से इसे काटोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15। ठीक, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15, बी की वैल्यू है वो 17। आपको क्या सिखाया था, बार बार नहीं लिखना है। ए अपॉन में बी जाएगा, इधर 15 अपॉन में 17 बचेगा। तो एक अनवांटेड लाइन नहीं, ये आदत मैंने आपसे कहा था कि आप प्रॉफिट लॉस हो गया, ये कुछ कॉमन चैप्टर हैं, इनके अंदर ये वाली लाइन बनती है। प्रयास करें इसमें सेकंड लाइन लिखने की आपको नीड ना पड़े। चलो भाई, आगे क्या कहा इसने, दोनों आर्टिकल के क्रय मूल्यों का योग ऐड करना जरा। 17 और 15 कितना हो गया, 32। 32 किसको बताता है भाई, आपका 640 को, तो सीधे ही कर दें। 32 640 को बताता है। 32 को डबल करोगे 64 होगा, एक जीरो लगा दोगे। इसका मतलब किससे गुणा करना है, 20 से। आपसे क्या पूछा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। सिंपल, देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 15। ए की वैल्यू कितनी है, 15, गुणा किससे करना है भाई, 20 से। ये अगर आप करते हैं 15 गुणा में 20 तो 300 आएगा, लेकिन 300 रुपए तो क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस। आपको क्या निकालनी है, इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका 85% निकालोगे, जो कि कितना है, 85%। देखना, 15 गुणा 20 300 आएगा, 300 का परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 8 3 24 और एक आपका 25। इतना सा ही सॉल्यूशन करना है आपको। इससे कम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कब कर पाएंगे, जब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कन्फ्यूजन अगर आपके पास दिमाग के अंदर है किसी सवाल को लेकर, आप ऑब्जर्व करके देखना, आप उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में कर ले जाते हैं। और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेकर कि इस डायरेक्शन में सोल्व होगा, क्लैरिटी है अच्छी खासी, फिर आप कम से कम लिख करके भी उस सवाल को कर सकते हैं। और क्लैरिटी कब आएगी, बार बार मेहनत करते रहो। चलो भाई, आज इंस्टॉलमेंट का सवाल भी शामिल किया है इसके अंदर, देखना जरा। देखो, इस सवाल को स्टार मार्क लगा लेना। देखो क्या है, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, इसे प्रत्येक 55 47 की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज दर 7.5% वार्षिक है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सुरेखा ने P रुपए उधार लिए, कुछ उसने पहली किस्त में चुकाए और कुछ उसने दूसरी किस्त में चुका दिया। पहले तो रेशियो के हिसाब से बात करते हैं। इसने परसेंटेज दिया है 7.5%, इसका मतलब ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2 और परसेंट की वजह से लगा दिया हमने 2 जीरो। 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 और 2 40। 7.5% का मतलब क्या हो गया, 3/40। ठीक है, पहले साल के लिए साधारण ब्याज जब आप ईयरली काउंट करते हैं तो 1 साल के ड्यूरेशन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही बिहेव करता है। अब जब हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कौन से वाला चैप्टर पढ़ते टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो लास्ट में मैंने आपको सवाल करवाया था इंस्टॉलमेंट का, ये अगर आपने सेशन ध्यान से देखे होंगे, और उस सवाल को काफ़ी डिटेल में हमने किया था। एक बार के लिए जो मेन बात है उसे समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ पैसा लिया 40 रुपए, जैसे इसके हिसाब से डील कर लेते हैं क्योंकि दर ये है, अगर वो 40 रुपए उधार लेती है तो इन पैसों को 1 साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा, उसे चुकाने पड़ेंगे 43 रुपए, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये 1 साल का ब्याज हो गया, ये तो इसमें तो कोई तनाव नहीं आता। दूसरे साल भी वो पैसे चुका रही है, दूसरे साल के लिए क्या होगा, सीन तो यही चलेगा,
40 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं, एक साल में वो 43 बनते हैं, लेकिन 2 साल के लिए सिनेरियो क्या होता था, 40 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ोगे तभी इसका लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, यहां लॉजिक क्लियर करने में दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये काम बार बार हम लोग कर चुके हैं। अमूमन कैसा सवाल देता है कि 2 साल में पैसा इतने से 1600 से 1849 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो क्या करते थे अंडर रूट। 3 साल का दिया होता था तो क्या करते थे, क्यूब रूट। रीजन उसके पीछे क्या था, यही वाला कि 2 साल का हमें लिखना है, 1 साल का पता है तो स्क्वायर करके उसे लिखा जाता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात समझो। अगर वो 40 रुपए उधार लेती है तो उसे 43 रुपए चुकाने पड़ेंगे, और 40 का स्क्वायर उधार लेती है तो 43 का स्क्वायर उसे चुकाना होगा। असल में ये जो दोनों चीजें वो चुका रही है वो दोनों की दोनों क्या है, इसकी इंस्टॉलमेंट है, इसकी किस्तें हैं। लेकिन सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है कि प्रत्येक किस्त की राशि 5547 है। एक बात बताओ, यहां उसने 43 चुकाए, यहां उसने 43 का स्क्वायर चुकाया। रेशियो में लिख लेता हूं मैं, इक्वल कर ले, या तो क्या करो इसमें डिवीजन कर दो 43 का, तो इसमें भी करना पड़ेगा, वो मामला उलझ जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 43 से गुणा कर दो, इसको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मामला बिगड़ जाएगा ना। 40 रुपए उधार लिए हैं तो 43 चुकाने हैं, तो इसका मतलब 43 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्जर्व करना, सवाल की शर्त क्या है, दोनों इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो सेम होनी चाहिए, वो सेम हो चुकी है, कर दिया। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं बचता सिवाय कंपैरिजन के। 2 ही तरीके हो सकते हैं इसके आगे सवाल के जाने के, एक तो ये है ये कैलकुलेटिव नेचर का हो, और एक तरीका ये हो सकता है कि ये आसान हो। बात को ऑब्जर्व करना, ये कौन सा पैसा है, प्रिंसिपल, ये पैसा उसने चुकाया है, इसका मतलब उसने इंटरेस्ट कितना दिया, भाई जितना चुका दिया है उसमें से इस वाले पार्ट को लेस कर दो। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं, कंपैरिजन करो पहले। तो कंपैरिजन क्या है, देखो यहां कितना पैसा उसने 43 गुणा 43, देखो 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है, 41 का क्या होता है 1681, 42 का क्या हो जाएगा 1728, 43 का क्या हो जाएगा 1800, और ये कितना आ जाएगा 7 कम है तो 49। ये कुछ स्क्वायर होते हैं, आपको बार बार मैं कहता हूं कि कम से कम 50 तक तो आपको याद होंगे, सवाल स्पीड से कर लोगे, याद नहीं होंगे तो फिर वही तनाव क्रिएट होगा। तो देखना जरा, असल में हर एक इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी आई, 43 का स्क्वायर। इसी बात को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, देखो 1849 चुकाए, 1849 चुकाए, तो इसका मतलब कुल पैसा कितना चुकाए उसने, 2 इंटू में 1849। ठीक है, ये वाला पार्ट और हिसाब करना पड़ेगा। यहां पर 1600 रुपए तो ये उधार लिए हुए हैं, और इसका गुणा करोगे तो 0 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, पूरे का एडिशन किया 0 2 7 7 और 6 13, 1 2 और 3। अब बात को समझना, उसने पैसे टोटल उधार लिए हैं ये वाले, उसने पैसे टोटल चुकाए हैं ये वाले, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही ब्याज होगा। 9 2 18, 4 8 9, 18 2 36। क्या किया, 3332 20 रुपए उधार लिए थे, 3698 उसने चुका दिए। अब पैसे की बात करते हैं, ये सारा खेल कंपैरिजन का हो गया, ये भी हटा दो, ये तो आपको याद करने हैं। देखना क्या करोगे, 5547 किसको बताता है भाई, 1849 को, हर एक किस्त की राशि, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन में 1849 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो पहले चेक कर दो अंतर कितना है, ये ज़्यादा, इसमें से कम लेस कर दिया तो यहाँ 8 बचा, 2 चला जाएगा, यहाँ पर 7 बचा, 33 36 में से 3 चला। इसका मतलब ये क्या है, ब्याज, ये अमाउंट जो उसने चुका दिया है, ये प्रिंसिपल जो उसने उधार लिया है, बीच का डिफरेंस क्या है, ब्याज। रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, मतलब कटेगा और यही कट जाएगा। फिर देखना जरा, 1800 को करते हो 3 से 5400 आता है, मतलब लगभग 3 से कट रहा है। 9 3 27, 4 3 1 मिनट, 9 3 आपका क्या हो गया 27, 4 3 12 और 2 14 हो गया, 18 3 54 1 55, 3 बार कट गया। 3 से गुणा कर दो भाई, 8 3 आपका 24, कैरी 2, 7 3 21 और 2 22, फिर 3 3 9 2 11, 1124 इसका क्या आ गया रिजल्ट। ठीक है, वहां पर जब हमने पढ़ा था इस सवाल को और डिटेल में किया था, फिर एक एग्जाम अप्रोच हमने डिस्कस की थी।
ठीक है। अब देखो मुद्दे की बात और भी कर लेते हैं छोटी मोटी, कि ये तो हो गया, हमने बात को समझ लिया एक्चुअल में मामला क्या हो रहा है, एग्जाम में कैसे डील करें। फिर एक बात बताओ, 5% की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है 1/20 होती है। 15% की वैल्यू कितनी होगी? 5 का 3 गुना कर दो, 3/20 हो जाएगी। 7.5% 15 का हाफ होता है, तो उसको हाफ करोगे 3/20 को, तो कितना आ जाएगा? 3/40। क्या 7.5% को अलग से लिखने की नीड थी? मेरे हिसाब से नहीं थी, वर्बली डील कर सकते थे। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि 40 रुपये 1 साल के अंदर अगर आपको चुकाने हैं तो 43 रुपये चुकाने होंगे। अगेन फिर 40 का स्क्वायर, मतलब सीधे सीधे अगर हम लोग लिख लें यहाँ पर कि 40 का स्क्वायर होगा तो 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 43 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इतना ही खेल है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये प्रिंसिपल है। इसे बैलेंस करना है तो 43 का स्क्वायर कर दूं, लेकिन 43 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। एक इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी है? ये वाली। असल में आपको कितनी दे रखी है इंस्टॉलमेंट की राशि? 5547। एक की वैल्यू निकालोगे, 43 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 1849 लिखा जा सकता है। इनटू में ये तो चलो 3 से कैंसिल आउट हो गया। मुद्दा ये है कि इसे भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या हो गई? यहां पर पूरा पैसा उसने चुकाया, 2 गुना में 1849। इस पैसे की बात करें तो 1600 तो ये बन ही गया आपका, और इधर से इसे लिखोगे 4 3 12, 16 और 1 17, 1720। इन दोनों का जो अंतर है वही तो आपका क्या है? ब्याज। लेफ्ट में प्रिंसिपल, राइट साइड में आपका अमाउंट। कैलकुलेटिव नेचर है, सीजीएल मेंस का ही सवाल है ये, ऐसा भी नहीं है कोई नकली सवाल उठा करके लाए हैं। कैलकुलेशन का इसका नेचर है, लेकिन फास्ट कब कर पाओगे? पहली शर्त तो ये है इसे सीखा जाए। सीखने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। रेलवे के अंदर सीआई और एसआई पढ़ाया गया था, उस सेक्शन को जाएं, ध्यान से देखें। एक एक बात अगर आपको समझनी है, बाकी अगर आपको रटना ही है कि 1 साल होती है तो स्क्वायर नहीं करते हैं, 2 साल होती है तो स्क्वायर करते हैं, कल को नोट्स में फिर देख लोगे अच्छा 1 साल में भी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यों लिखा? तो पहले चीजों को समझना है। उसके लिए आपको आना चाहिए साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। उसके लास्ट में इंस्टॉलमेंट का एक सवाल करवाया था। अभी रेलवे और आईबी की जो अपनी सीरीज स्टार्ट होगी उसके अंदर हम लोग बार बार ऐसे सवाल और भी करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये सवाल एक्चुअल में कैसे डील किए जाते हैं। अगला सवाल देखना भाई, इसने क्या कहा? x प्लस वाई 3 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy। क्या सिखाया था? y को 0 कर दिया, x बराबर 3 है। जो पूछा उसमें जहां जहां y है उसको 0 करते ही क्या बचा अपने पास? x का क्यूब। x 3 है, x का क्यूब 27 होगा, तो रिजल्ट अपना कितना दे देगा ये? ऑप्शन थर्ड 27। अगला सवाल देखना भाई, इसने क्या कहा कि 1 2 3 4 5 के की पावर 72 में इकाई का अंक 6 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? यूनिट डिजिट हमने जब पढ़ा था तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि ये कितना भी बड़ा नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यही सारा खेल है। तो इसका मतलब एक्चुअल में हमें k की पावर का ही ये निकालना था। फिर अगली बात आपके सामने क्या निकल के आती है? पावर 72 है। पावर को कैसे सोल्व करते थे? 4 का डिवीजन करते थे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 सोल्व करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 2 या 3 आएगा तो उसको एज इट इज सोल्व कर देंगे। 72 में 4 का डिवीजन करोगे, डिविजिबल है, इसका मतलब k की पावर को सोल्व करना है। ऑप्शन आपने देखा ए बी सी, लेकिन डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव दिया है, इसका मतलब चेक सारी चीजों को करना है। 8 की पावर, अगर मैं k की जगह 8 रखता हूं तो 8 की पावर 4, 8 गुना 8 64, यूनिट डिजिट 4, 8 गुना 8 64, यूनिट डिजिट 4, 4 और 4 की वजह से 16, मतलब 6 आ गया। जस्टिफाई। 6 की कितनी भी पावर कर दो, जस्टिफाई हो गया। अगर 2 जस्टिफाई है तो इसका मतलब सी तो ऑप्शन होगा नहीं, डी आपका आंसर है। और 2 की पावर 4 करते हो तो वैसे भी 16 की वजह से 6 आ जाता है। इतना सा खेल था इस सवाल का। थोड़ा सा आप ठीक ठीक दिमाग लगा लें तो ये सवाल भी आप वर्बली डील कर सकते हैं। देखो क्या कहा, ए और बी के वजन का योग 80 केजी है। ए और बी का जो टोटल वेट है उसकी वैल्यू 80 केजी दी।
ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 टाइम्स है। दोनों के वजन का अंतर निकालना है। क्या करो भाई, ध्यान से देखना, ए का जितना भी वेट है उसका 50% मतलब हाफ कर लें, बराबर क्या होगा, बी के वेट का 5/6 होगा। चलो कैंसिल आउट करें, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो ए अपॉन बी लिखोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो ए तो आपका ऊपर की तरफ राइट में दिखेगा और बी आपका नीचे की तरफ दिखेगा, कुछ अलग नहीं करना। अब देखना जरा, 5 और 3 8 किसको बताता है, 80 को। 8 को 10 गुणा किया, इसका मतलब ए का वजन 50 है, बी का 30 है, और दोनों का जो अंतर निकल के आया वो कितना आ गया, 20 kg। साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन में ऐसी एक आदत डेवलप करने का प्रयास करें। मेरा मानना यह है कि आप धीरे धीरे आदत डेवलप करेंगे तो अनवांटेड लिखने से आपका पीछा छूट जाएगा, और एग्जाम में हर स्टूडेंट अपने पर्टिकुलर सवाल में 20, 30, 40, 50% टाइम तो अनवांटेड लिखने में ही किल कर देता है। सोल्व करने में टाइम नहीं लगता उसे, अनवांटेड लिख देता है, जो क्वेश्चन में दिख रहा है, कंफ्यूजन भी नहीं है, फिर भी उसको वापस से सीट के ऊपर उतारता है। इन आदतों को थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास करें। अगला क्या कह रहा है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27-23 है, 27:23। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर, बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस कितना भाई, 200 का। लड़कों की संख्या 27 और 23 का अंतर कितना दिख रहा है, 4। ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 200 को। किससे गुणा किया, 50 से। तो बॉयज कितने हैं, 27। 27 को 5 से करोगे और एक 0 लगा देना है, 135 और 0 मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 1350। सवाल आसान है, पूरा सवाल आपको वर्बली करना है। हो सकता है इनिशियल लेवल पर आपको ये लगे कि मैं तो सीधे लिख करके करता तो टाइम कम लगता, सीधे कर रहा हूं तो कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार आदत डेवलप तो करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आदत डेवलप करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट में इन चीज़ों को अप्लाई कर लेना, और आपकी आदत में ये चीज़ें आ गई तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। देखना, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना है, 6:5। एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर मतलब जो नॉर्मल अपना कोन होता है वही होता है। उसका आयतन 2200/7 सेंटीमीटर है। या फिर एक बात समझ ले, राइट सर्कुलर में किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, इसे हम लोग अमूमन कोन कह देते हैं, ठीक है, शंकु कह देते हैं। और ये बनाने को कोई बनाना चाहे तो इस टाइप का भी बना सकता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अपने सिलेबस में ये होता है। अगर ये दोनों लिखे हुए हों आपके पास, ये डायग्राम दे दे और ये डायग्राम दे दे, तो है तो दोनों कोन, लेकिन ये कैसा है आपका, ये आपका है राइट सर्कुलर कोन, एकदम स्ट्रेट जाता है ये 90 डिग्री के ऊपर इसका पीक, इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, इस वाले को। और ये नॉर्मल हो ही गया फिर, और जबकि सीधे सीधे कुछ भी नहीं दे रखा है और आपको पता है कि सिलेबस में आपके राइट सर्कुलर कोन है, तो उसे बार बार वो या तो कोन बोलता है या राइट सर्कुलर कोन बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम दे रखा है, स्लांट हाइट आपसे पूछी है, तो बेटर क्या है, रेडियस और हाइट फाइंड करें। वॉल्यूम क्या होगा भाई, 1/3, फिर पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है भाई आपके पास, देखो जब भी चीजें मल्टीप्लाई हो तो आपको क्या कहा था, 6 और 5 सीधे काम में नहीं लेना है, 6x और 5x काम में लेना है। रेडियस, डायमीटर आपका 5x है, तो रेडियस क्या होगी आपकी 5x/2। यहाँ पाई r² करना है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 25x²/4, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास 6x, बराबर कितना है भाई 2200 डिवीजन में 7। सोल्व कर ले आगे सवाल को, देखना 22/7 ये तो खत्म हो गया। यहाँ आपके पास बचा है 25, इसे आप काट दो 100 के साथ 4 बार, हो गया कैंसिल आउट। 3 से काटोगे इसे 2 बार, ये कटेगा 2 बार। x³ बराबर 8, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 2, क्यूब रूट करना है। डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको पता है कोन के अंदर कुछ ऐसा सा सीन होता है, ये इसकी हाइट होती है, हाइट है कितनी 6x है, तो 6 गुणा में 2 12। रेडियस कितनी होगी 5/2x, 5/2x की जगह 2 से 2 कट गया 5। स्लांट हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी 5/12 की वजह से 13। तो ये अपना यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट हो गया। 13 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर में इसने क्या कहा कि अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, बी को 10% की हानि पर। पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई। ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां पर भी आप एक स्टार लगा लेना। सवाल आसान सा ही है। ए और बी, ए को उसने बेचा है 15% के प्रॉफिट पर। हालांकि सीक्वेंस में जब चीजें चलती हैं तो ए बी लिखने की भी नीड नहीं होती है। इसे बेचा है 10% लॉस। ऑल ओवर ना तो लाभ ना हानि। बड़े में से छोटा लेस करना है तो यहाँ 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। रेशियो लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 2:5 आ गया। 5 कैसे आएगा भाई? यहाँ पर 2:3 आ जाएगा। देखो अब ये जो 5 है ये किसको बताता है? 10,000 को। 10,000 को बताता है तो इसका मतलब 5 को 10,000 2 से गुणा किया है, 2,000 से किया, तो इसका मतलब इसकी कीमत जो एक्चुअल में है वो कितनी है? 4,000। ठीक है, कुछ बच्चे 4,000 निकालेंगे, ऑप्शन ए को हिट कर देंगे। ऑप्शन ए गलत है। रीजन क्या है? अमूमन आपने जब सवाल देखे होंगे तो 90% केस में वो ए और या बी में से किसी एक की कॉस्ट प्राइस पूछता है। यहां जब आप इसे सोल्व करते हैं तो यहां पर आपके पास कॉस्ट प्राइस ही निकल के आती है। जनरल अप्रोच से करके देखोगे, उसी को क्रॉस मेथड में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक एरर यहां पर हो सकती है कि आप सीधे सीधे इसे देखें और इसे टिक मार दें। ध्यान ये रखना है कि ये तो सीपी है। आपसे क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15% के लाभ पर बेचा है। इसके अंदर इसका 15%, 2 जीरो खत्म कर देगा। 40 गुणा में 15 कितना आ गया? 600। तो जो एसपी है यहां पर वो कितनी आएगी? 4600। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना भाई इन छोटी छोटी चीजों का। और ये गिनी चुनी पूरी की पूरी मैथ्स में 15-20 ही बातें हैं जहां पर एरर होने के चांसेस होते हैं, उसके अलावा एरर नहीं होती। आपको पता है वो सारे के सारे पार्ट, तो जैसे ही वैसे लैंग्वेज का कोई सवाल आएगा आप तुरंत के तुरंत दिमाग लगा ले जाएंगे कि अच्छा यहां पर एरर हो सकती है। देखना जरा 14 नंबर का। एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को काटती है। कोसेंट्रिक सर्कल को एक लाइन कट करती है। रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाई गई जीवाओं की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। कोड की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 और 16। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर आपको बताना है। पहले डायग्राम बना लेते हैं, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ये ले लिया हमने बड़ा सर्कल और ये ले लिया हमने यहाँ पर छोटा सर्कल। कोसेंट्रिक या संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम ही हो। एक लाइन आई और लाइन ने क्या किया? इनको कट कर दिया। अब कोड बन रही है। देखो ये छोटे सर्कल की कोड है, यहां से यहां क्या है? बड़े सर्कल की कोड है। और कोड की लेंथ कितनी दी है उसने? 4 और 16। कोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो कोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। छोटे सर्कल के लिए पूरी लेंथ कितनी है? 4। इसका मतलब ये लेंथ 2 होगी और ये भी लेंथ 2 होगी। बड़े सर्कल पर भी तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 2 हिस्सों में कोड का डिवीजन होगा, आधी ये वाली आधी ये वाली। टोटल कितनी बताई उसने? 16। तो ये कितनी होगी? 8 ये हो जाएगी। 2 इधर लिख रखा है, 6 लिख दूं। 8 ये होगी तो इधर मैं क्या लिख दूं? 6 लिख दूं। अब इसकी रेडियस क्या होगी? देखो रेडियस का अंतर पूछ रहा है। पहले वाले की रेडियस मान ली आपने R1 और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो आपने मान ली R2। आपसे पूछ क्या रहा है एक्चुअल में? आपसे पूछ रहा है R1 का जो इनका दोनों का आप स्क्वायर करोगे, R1 और R2 का, उनका डिफरेंस बताना है। कैसे सोल्व होगा? सिंपल है। देखो ये जो हाइट है, इस बात को ऑब्जर्व करना, ये जो हाइट है अगर आप इस ट्राइंगल में निकालें, कौन से वाले में? छोटे में, जिसमें h है, 2 है और R1 है, तो मैं h स्क्वायर ही निकाल देता हूं। 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये क्या आ गया? R1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्या निकली? मेरी हाइट निकल के आ गई और हाइट का भी स्क्वायर। यही काम अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में करें, राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसकी एक भुजा R2 है, एक 8 है, एक h है, h स्क्वायर क्या होगा? 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। आपसे क्या पूछा था उसने? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। भेज दो इधर, ये 64 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा? 60।
अब एक छोटा सा मुझे कमेंट करके हर बच्चा जरूर बताएगा, अगर आपसे यहां पूछ लेता R1 की वैल्यू क्या है और R2 की वैल्यू क्या है, तो उसका क्या आंसर होता है। कमेंट जरूर करना, एक बार के लिए ट्राई जरूर करना, ठीक है। कोई आपसे अनवांटेड काम नहीं करवाया जाता है, आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ ही काम करवाया जाता है। रीजन उसके पीछे का सिर्फ इतना सा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएं। अगले सेशन या उससे अगले सेशन में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा कब करेंगे? जब आप कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं करेंगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाई आपको आता है और आपको नीड नहीं है किसी भी चर्चा की। 15 नंबर देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसने क्या कहा, ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 18, 36, 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया। बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? इन सवालों को सोल्व करने की सबसे सटीक अप्रोच क्या है? आपको ये तो पता नहीं चल रहा है कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, तो बेटर क्या रहेगा, बी 5 दिन पहले जा रहा है उसको पकड़ के रख लो 5 दिन के लिए, लेकिन उसे एक्स्ट्रा काम दे दो। बी 10 दिन पहले काम छोड़ करके जाना चाहता, पकड़ के रखो 10 दिन का, उसे एक्स्ट्रा काम दे दो। इससे फायदा क्या होगा, ए बी सी शुरू से अंत तक काम करेंगे। बी को बी का एक्स्ट्रा काम दे दिया, सी को सी का एक्स्ट्रा काम दे दिया, तो ये जो ओरिजिनल वर्क है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। नीचे इफिशियंसी डाल दो तीनों की, टाइम आ जाएगा। अब देखना 18, 36, 54 का एलसीएम, 18 और 36 का तो 36 होगा, 36 और 54 का कितना होगा 108। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 108। अब देखो बी 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, बी को पकड़ते हैं। पकड़ोगे, काम नहीं दोगे एक्स्ट्रा इस 108 में से, यही तो बताते थे ना उस जगह जब थ्योरी पढ़ी थी, 108 लड्डू खाने हैं। बी को जबरदस्ती रोकोगे 5 दिन में वो एक्स्ट्रा लड्डू खाएगा, तो बेटर क्या है, पकड़ के तो रखना है बी को, लेकिन उसे एक्स्ट्रा लड्डू भी देने हैं। बी की इफिशियंसी कितनी है भाई, 108 में 36 का डिवीजन कर दोगे 3। सी 10 दिन पहले छोड़ के जाता है, पकड़ के रखो उसे, इफिशियंसी कितनी है अभी 108 में 54 का डिवीजन करोगे 2। ठीक है, अब ये जो काम है वो क्या है, तीनों लोग करेंगे शुरू से अंत तक। बी की क्षमता आपके पास है 3, सी की क्षमता आपके पास 2, ए की निकालोगे तो 18, 6 कितना होता है आपका 108, 6 आ गई, 6, 3, 9, 2 और 11 इफिशियंसी आ गई। ऐड कर देते हैं, 20, 15, 35 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 143 अपोन में 11, एक बार 3 बार, 13 दिन आपका यहां से क्या निकल के आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो असल में देखा जाए ये ऐसे सवालों को सोल्व करने की एग्जाम अप्रोच होती है। और अगर आप वो एक डायग्राम और बनाते हो उसके थ्रू करोगे तो जितना टाइम हमने लिया है उसका 3 गुना टाइम लग जाएगा। 16 देखना, क्वेश्चन नंबर 16। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, यदि उसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। कॉस्ट प्राइस होती क्या है भाई 100%, 2% का लॉस और अगले में 20% का प्रॉफिट, अंतर 44 का। तो 22 किसको बताता है, 22% बताता है 44 को। किससे मल्टीप्लाई किया है, 22 को 44 बनाए, 2 से गुणा किया। कॉस्ट प्राइस होती क्या है 100%, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को, 200 इसकी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। पेन तक टच करने की नीड नहीं है, सवाल आसान है। काम की बात देखना इस सवाल के अंदर, मतलब जितने भी मॉक टेस्ट किए हैं मेरे ख्याल से मैंने प्रयास किया है ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होते हैं उनको शामिल किया जाए। इसमें देखना sin 59 cos 31, असल में अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कई बार एक्सप्लेन कर दिया आपको, जब भी कभी a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो साइन a बराबर कोस b होता है। यहाँ साइन और कोस के साथ 59 और 31 है, एडिशन करोगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो मैं इसे चाहूँ तो कोस 31 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 59, तो साइन 59 का स्क्वायर, अगले में कोस 59 तो है ही, साइन 31 को लिख दो कोस 59, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का पैटर्न, पहले ब्रैकेट की वैल्यू 1। ठीक है भाई, इसके डिवीजन के अंदर इसने क्या दिया है, देखो पीछे मेहनत करोगे आउटपुट अच्छे आएंगे, पढ़ने में फील आएगा।
अगर बीच में इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई लिखाई करोगे, नहीं मैं तो बस इतना सा देखूंगा, इधर से ही मुझे समझ आना चाहिए, किसी को किसी की परवाह नहीं है। आप अगर मेहनत नहीं करते हैं और आपका ये एटीट्यूड है कि सर कुछ ऐसा पढ़ा दो कि 4-5 घंटे के अंदर ही मेरा मैथ्स है वो सुधर जाए, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उन्हीं के लिए पढ़ाते हैं जो शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और जिनको सच में किसी जॉब की नीड नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स खोल के देखते नहीं है, एग्जाम आता उससे पहले भागते हैं कि अच्छा कोई मॉक टेस्ट ही कर जाऊं उससे भला हो जाए। भला नहीं होगा, क्यों खुद को गुमराह कर रहे हो। कड़वी बातें हैं बिल्कुल, लेकिन मैं करता हूँ, ठीक है, उससे कई बार बच्चे भी थोड़े तनाव में आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल, मैंने आपने इंस्टा पर मैसेज किए हैं, फेसबुक पर किए होंगे, व्हाट्सएप पर किए होंगे, टेलीग्राम पर किए होंगे, मेरा प्रयास रहा है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को मैंने रिप्लाई किया है। कोई बच्चा स्ट्रेस में चल रहा था कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि अपनी तरफ से उसे कोई ना कोई सपोर्ट किया जाए कि वो एक बार स्ट्रेस से निकल जाए, धीरे धीरे वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन पढ़ाई अच्छी होगी उस दिन तो वैसे ही स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई एटीट्यूड है इस टाइप का कि नहीं हमें तो वही 10-12 घंटे में करवा दो, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जीवन में क्या होगा बताइए बिना मेहनत के। अगला देखना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता था भाई, साइन ए प्लस बी। मान लो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 20 + 45, तो यहाँ पर वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, ये चला जाएगा आपका ऊपर की तरफ। रिजल्ट क्या बन गया भाई आपका, √2, ठीक है। अगर पहले वाला पार्ट आपका क्लियर है, सवाल सीधे सीधे सोल्व होगा। पहले वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो तनाव आएगा। 18 नंबर में देखना, 33 की पावर 389 और 39 की पावर 389, 36 का डिवीजन। 33 में डिवीजन करोगे रिमाइंडर -3 आएगा, पावर ओड है। अगले में क्या करोगे, रिमाइंडर प्लस का 3 आएगा, पावर ओड है, तो उसकी वजह से 3 बचेगा। पहले में -3 प्लस का साइन फिर 3, 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा आपका, 0। वर्बली कर सकते हैं। देखना जरा अगला सवाल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपोन में आपके पास क्या है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। बात को समझना, कई बार मोस्ट रिपीटेड सवालों की कैटेगरी में आता है ये एसएससी में। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो आप क्या पाएंगे, 79 को 2 से, 80 को 2 से 160, 168 आ जाएगा। 168 में आपको क्या जोड़ना है, 51, ठीक है। तो इसका मतलब ऐड करोगे, ये 9 आ जाएगा, 6 और 5 11 आ जाएगा, और ये आपका 1 और 1 2 आ जाएगा, 219 अपोन में 79 आ गया। देखो यहां अगर C एंड D लगाएंगे तो ध्यान से देखना, सेक थीटा अपोन टेन थीटा बनेगा कब, जब एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना, एक बार इसमें से आप इसको लेस करेंगे। ये आपको पढ़ाया जा चुका है अलजेब्रा में। सेक थीटा अपोन में टेन थीटा बनेगा। सेक थीटा क्या होगा, 1/कोस, और टेन थीटा क्या होगा, साइन अपोन में कोस। तो कोस से कोस कट गया, यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, 1/sin थीटा। ऐसे क्यों करवा रहा हूं, रीजन ये है कि मैंने आपको कहा कि ये आपका सवाल मोस्ट रिपीटेड सवाल है। इसका मतलब एग्जामिनर ऐसे सवाल को बार बार रिपीट करता है, राइट वाली वैल्यू चेंज करता है, फॉर्मेट यही रखता है। इसी के साथ अगर वो यूज करता है तो कोट और कोसेक का इन्वॉल्वमेंट भी कर देता है। कहने का मतलब CND रूल पर आपका ये सवाल बेस्ड होता है। CND लगाएंगे, CND पढ़ रखा है तो सीधे लगा लेंगे, नहीं पढ़ रखा है तो फिर तनाव आएगा। राइट साइड में क्या करोगे, एक बार दोनों को ऐड कर दो, 9 9 18, 7 8 1 9, और ये 2, एक बार लेस कर दो, यहां पर 0, 7 और 4 आपका 11, 140, ठीक है। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पता चल रही होगी, 140 अपोन में 298। इसका मतलब ऐसा तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो क्या करोगे, इसे कैंसिल आउट करोगे। बन तो ये सही रहा ना, 140, ठीक है। 2 से जैसे हम लोग इसे काट लें, 2 से काटोगे तो आपके पास 70 आएगा, 2 से काटोगे 1, फिर 4 और फिर 9, 70 अपोन में 149। नहीं भाई, आना तो करेक्ट चाहिए था, 49 198 100 का 200, यहाँ कोई समस्या नहीं है। आगे ही आपका 7 है, 7 14 नहीं कट रहा भाई, कोई फॉर्मेट भी नहीं बन रहा है ना ऐसा। साइन थीटा की वैल्यू ऊपर 70, 35 होता है 144, गड़बड़ की है, देखो क्या की है। 219 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या बना भाई, 9 × 2 18,
अच्छा 168 कैसे बनेगा भाई, ये तो 158 बनेगा ना। और इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ पर 8 और एक आपका 9, 5 5 10 और एक 1 2, 209 बना भाई। ये गड़बड़ कर दी थी, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया था 79, मतलब 80 को 2 से करते 160 आता, एक कम किया मतलब उसकी वजह से 2 का गुणा था तो 2 आपको लेस करना था, वो गलत लिख दिया था। चलो सोल्व कर देते हैं। 9 9 18, 7 और एक 8 और ये 2, अंतर करोगे ये 0, 7 3 आपका 10 और ये 130, ये ठीक है। साइन थीटा निकालोगे तो देखना जरा, ये आपका कट रहा है, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 65 आ गया और यहाँ पर आप इसे काटोगे तो ये 144 आ गया। तो रिजल्ट क्या देगा भाई, ये आपका ऑप्शन ए 65 अपॉन में 144। ये जो काम है ये नहीं करना था, अनवांटेड है, वो जोड़ करके लिखना ही था। सी एंड डी आपको रूल लगाना था। अगर ये सारा काम आपने पहले कर रखा है तो आपके लिए ये सवाल नकली है, अगर ये आपने नहीं कर रखा है काम तो फिर आपको लगेगा बड़ा मुश्किल सवाल था, और कैसे कर दिया ये भी नहीं पता चल रहा है। देखो ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखो 18 टाइम हो गया, इफिशियंसी दोनों करते हैं ए और बी की इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी अगर मैं 1 मानूं तो ए की कितनी होगी 3, तो दोनों की 3 और 1 4, 4 दिन 18 दिन में 4 के हिसाब से टोटल काम हो गया। करवाना किससे, बी अकेले से, बी की इफिशियंसी 1 है, 72 आ गया इसका रिजल्ट। ये भी सवाल आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो वर्बली हो रहा है, दिख भी रहा है साफ साफ। चलो, एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के शिखर पर एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक फिर से कोई पोल या पोल जैसा कुछ लगा रखा है। मीनार के शिखर तथा आधार बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखो क्या किया है, एक बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर एक उसने मीनार बताई, यहाँ पर एक झंडा लगा देते हैं, फिर ये अपनी क्या है वो मीनार, नीचे क्या है बिल्डिंग, ये हो गया ग्राउंड, 90 डिग्री पर ये मामला चलता है। अब इसने क्या कहा, मीनार के शिखर, टॉप हो गया और ये बेस हो गया, एक पॉइंट है जमीन के ऊपर ये वाला, यहां पर बैठा आदमी इसको देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, कितना है 60 डिग्री। ये अगर 60 बनेगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे तो ये भी 60 ही बनेगा, सिखाया जा चुका है। यहां बैठा आदमी देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो आपको सिखाया था कि यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या बनेगा 45 डिग्री। क्या कहा था एक बार, ये जब थ्योरी पढ़ाई थी कि मान लो आप किसी गली से जा रहे हैं और किसी घर की छत के ऊपर कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और वो शख्स सीधे सीधे देख रहा था, लेकिन वो आपको अगर नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। दोनों अगर आप एक दूसरे को देखते हैं तो इसका मतलब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, दोनों इक्वल। अब दोनों में एक कॉमन चीज तो हो ही गई ना इक्वल होने के नाम पर। तो इसीलिए डायग्राम्स में हम बिना कंफ्यूज हुए कि यहां से 60 डिग्री, यहां वो शख्स है 60 डिग्री के लिए देखता है, इधर आप खड़े, आपको भी 60 डिग्री बनाना पड़ेगा तभी आप देख पाएंगे। तो ये हमने सीख रखा है। चलो मार्किंग करते हैं। ये 45 है तो इसे मैं 45 लिख लेता हूं, ये 60 है 90, तो इधर कितना बचेगा 30 बचेगा। 45 वाले में 1 1 और ये वैल्यू आपकी √3 - 1। अब ध्यान से देखना, जो बिल्डिंग थी उसकी ऊंचाई कितनी थी 40 मीटर, एक किसको बताता है 40 को, 40 से गुणा किया। अब ऐसा मत करना इस एक की वैल्यू यहां पर रख दो कि √3 - 40 होगा, नहीं, इसको गुणा करना है, एक को 40 से किया तो इसको भी कर दोगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 40 √3 - 1। 40 √3 - 1 ऑप्शन थर्ड आपका यहां पर क्या हो गया है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। एक मिश्रण में 11 भाग क्या है शुद्ध दूध और 2 भाग क्या है पानी। इस मिश्रण में क्या किया उसने 35 लीटर पानी डाला, नए मिश्रण में पानी की तुलना में दुगुना शुद्ध दूध हो जाएगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। मिक्सर का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहीं भी यूट्यूब पर आपने नहीं देखा होगा आज तक, और कई महीने हो गए पढ़ाए हुए, फोकस ऑन फिक्स। क्या कर लो, इनिशियल लेवल पर जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी ले ली आपने x लीटर, ठीक है। इसमें देखना जरा
बाहर से फिर पानी मिला रहा है, इसका मतलब दूध आपका क्या रहेगा, फिक्स। तो दूध इसमें कितना है 11, पानी 2 है, तो टोटल कितना भाई 11/13। एक्चुअल में लास्ट में आपसे कुछ क्या पूछ रहा है, मिश्रण में कितने लीटर दूध था, तो आपको इस पूरे की ही वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मिक्सचर में 35 लीटर और डाल दिया, तो अब मिक्सचर कितना हो गया x + 35 का, सिखाया जा चुका है। एसएससी की सीरीज में भी सिखाया था एकदम डिटेल में, रेलवे में पढ़ा था तब भी सिखाया था। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे क्या होता है। अब इसने क्या किया, नए मिक्सर में पानी की तुलना में दूध दुगुना है, पानी 1 है दूध 2 है, तो दूध ही आपको लिखना है, यही फिक्स है, 2 दूध 1 पानी टोटल 3। इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो देखना जरा, 11 पहले तो इस 3 का गुणा कर दो इधर, 11 × 3 33x, 13 × 2 26, 26 और 33 कितना आ जाएगा भाई लेफ्ट में 7x। इसका इधर आप मल्टीप्लाई करोगे, x का सारा समाधान हो गया है 3 आपने इधर कर दिया, तो ये कितना बना 35 × 26, 13 × 2 26, ये 35, 7 से काटोगे 5 बार। अब देखो x की वैल्यू तो आई गई, आपको क्या निकालना है, x का 11/13, इसका आपको निकालना है 11/13। सोल्व कर दो 2 से, 110 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा चित्रकारी नहीं करनी है कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 11/13 निकाल रहे हो, सीधे सीधे। FOF मेथड अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो FOF मेथड को पढ़ लेना, क्योंकि वो काफ़ी आपका जो टाइम है वो अच्छे मतलब एक्सट्रीम लेवल पर ही बचा देता है। देखना 23 नंबर का सवाल, स्टार लगा लो इस सवाल को भी। n का मान आपको बताना है, n² - 14n + 24 आपके पास एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। देखो अगर आप सीधे सीधे इसके अंदर बाई ऑप्शन जा करके कि n की वैल्यू क्या है, जैसे 13 रखी, 11 रखी, 17 रखी, 23 रखी, यहां तो होगी कैलकुलेशन। बेटर क्या है, जो पहली बात आपको दे रखी है उसमें से n कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा n - 14 प्लस का 24। अब क्या करो आप, पहला ऑप्शन था, पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 13, एक बार रख करके देख लो n की जगह, n की जगह रखोगे 13, यहां पर देखना 13 - 14 माइनस का क्या बचेगा 1, पूरा -13, और ये आपके पास कितना है 24, 13 घटा दोगे तो इसमें से क्या बचेगा आपके पास 11। तो इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर है। इसने क्या कहा था, n की क्या वैल्यू रखें जिसकी वजह से ये दिया गया नंबर एक अभाज्य संख्या हो। आपने बाई ऑप्शन स्टार्ट किया, पहले ऑप्शन से वैल्यू रखी यहाँ पर 13, ये 13 हो गया, ये 13 - 14 माइनस का 1 हो गया, प्लस का 24 करना था, -13 प्लस का 24 कितना आ जाएगा भाई आपके पास यहाँ पर 11। तो 11 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर आप ऐसे लिख करके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इस सवाल के अंदर, इंपॉर्टेंट इतना सही है, हम लोग बनाएंगे नहीं चीजों को, बाई ऑप्शन जाना ही पड़ेगा। ये फॉर्मेट जो आपने क्रिएट किया है ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मेट में वैल्यू रखना आसान है। अदरवाइज क्या होगा, 13 का स्क्वायर रखोगे, -14 × 13 + 24 हो लिया सवाल अपना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होती हैं तो ये आप सवाल को आसान बना ले जाते हैं। 40% की दो उत्तरोत्तर 40% की छूट एक सिंगल छूट के बराबर, मतलब 40% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर क्या होंगे। तो क्या करना है, 40 + 40 80 माइनस 40 × 40/100, 2 0 कट गए, 16 लेस करना 80 में से, कितना आ जाएगा 64%। वर्बली कर सकते हो, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। 25 नंबर का पैटर्न याद आ रहा है कुछ, 1/1 × 4, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये बात कुछ ऐसी है, 1/1 × 4, फिर अगला क्या है 1/4 × 7। ठीक, इस पार्ट को जब सोल्व करते थे तो क्या सिखाया था, इन दोनों का अंतर है, अंतर 3 का डिवीजन कर दिया, इसे लिख लो 1/1 - 1/4। ठीक है, ऐसे ही इसे जब आप सोल्व करते थे 3 का अंतर है 1/3, 1/4 माइनस का 1/7 आप इसे लिख सकते हैं। जैसे सोल्व करोगे 4 एलसीएम है, 1 × 4 एलसीएम, 4 - 1 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, बात जस्टिफाई हो गई। चलो, ये सब कुछ आपको सिखाया जा चुका है, मॉक टेस्ट में भी सीखा है, चैप्टर पढ़ा था तब भी सीखा था। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, इस सवाल को सोल्व कैसे करोगे। देखो 4 से 4 कटेगा, 7 से 7, 10 से 10, 13 से 13, क्या बचेगा
पूरे में 1/3 तो आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पहले पार्ट में 1/1, 4 4 चले गए, 7 7 10 10 13 13, लास्ट में क्या बचेगा 16, जो कि माइनस का होगा। 16 में से 1 चला गया, 15, 3 से काटोगे 5/16। थ्योरी पढ़ रखी है, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, जो आपको पढ़ाई गई है, चीज़ें थोड़ी सी टॉर्चरस लगेंगी। तो चलिए भाई, ये हो गया अपना आज का मॉक टेस्ट नंबर 19 पूरा कंप्लीट हो गया है। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम पर आपको बताया था, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। रीज़न सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर भविष्य के अंदर और भी बेहतर आपको PDF एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ डाउट ग्रुप है, वहाँ आप क्वेश्चन सेंड करते हैं। अगर कोई सवाल ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा रखा है तो बिल्कुल मैं खुद ही रिप्लाई कर देता हूँ, और अगर पढ़ाया हुआ सवाल है तो बच्चे रिप्लाई कर देते हैं तुरंत के तुरंत उसी मेथड से जिस मेथड से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। दोनों ही चीज़ें आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल साबित होंगी, इन्हें ज्वाइन करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।